एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लोबल स्टडी विद आरके में, जहां आप इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आगामी आने वाली परीक्षाओं को देखते हुए हम आपके लिए समान विज्ञान के प्रश्नों की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि एमसीक्यू फॉर्म में होगी। विज्ञान के प्रश्नों की यह सीरीज आपके आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। आशा करते हैं समान विज्ञान के प्रश्नों की यह श्रृंखला आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप अपनी मंजिल को हासिल कर पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, वे पौधे जिनमें पौधों के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं रहते हैं निम्नलिखित में से किस समूह में आते हैं? वे पौधे जिनमें पौधों के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं रहते हैं निम्नलिखित में से किस समूह से आते हैं, यानी किस समूह से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा समूह से आते हैं वैसे पौधे जिनमें न तना, पत्ती और जड़ नहीं पाई जाती है। थैलोफाइटा समूह में जीवाणु, कवक और शैवाल आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी में ब्लीचिंग पाउडर को मिलाने से कौन सी गैस निकलती है? पानी में ब्लीचिंग पाउडर को मिलाने से कौन सी गैस निकलती है? तो पानी में ब्लीचिंग पाउडर को मिलाने से क्लोरीन गैस निकलती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका रासायनिक संकेत में Cl लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से शुष्क सेल का एनोड बना होता है। ग्रेफाइट और कार्बन का अपरूप है, हीरा भी कार्बन का अपरूप है, यानी ग्रेफाइट और हीरा कार्बन के अपरूप कहलाते हैं, एलोट्रॉप जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायु में ध्वनि का वेग निम्नलिखित में से क्या करता है? वायु में ध्वनि का वेग निम्नलिखित में से क्या करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तापमान के घटने से घटता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है, यानी वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटेगा और तापमान के बढ़ने से बढ़ेगा। तो यानी कि जो ध्वनि का वेग होता है वह टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से हीमोफीलिया क्या है? निम्नलिखित में से हीमोफीलिया क्या है? हमारे ऑप्शन है हार्मोनल विकार, बी आनुवांशिक रोग, सी फंगस संक्रमण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनुवांशिक रोग। हीमोफीलिया जो है एक तरह का आनुवांशिक रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्यों में होने वाली बीमारी है। ठीक है, जो कि जीन के थ्रू फैलती है, यानी क्रोमोजोम। हमारे शरीर में क्रोमोजोम की संख्या 46 होती है, जो कि 23 जोड़े में उपस्थित होती है। एक जोड़ा में 23 क्रोमोजोम उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए हो तो करंट के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध सीरीज में यानी श्रृंखला में जुड़े हुए हों तो करंट के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करंट एक ही रहेगा, यानी करंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लें कि कोई इस तरह का प्रतिरोध है, ठीक है, सीरीज में है, तो इधर से कोई करंट आई जा रहा है तो इसमें क्या होगा, करंट आई इस लाइन से होते हुए जाएगा, यानी R1 प्रतिरोध और R2 प्रतिरोध से होते हुए जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, यानी करंट जो है एक ही रहेगा। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें समांतर प्रतिरोध की तो इसमें करंट जो है बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं करंट यहाँ पे है, ठीक है, एक इस टाइप का है करंट और एक इधर है, यहाँ से कोई करंट आ ही जाएगा तो ये करंट इधर बढ़ जाएगा, इधर और इधर दो साइड में, यानी इधर I1 चल जाएगा करंट और इधर I2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए हों तो करंट का जो मान होगा वह
परिवर्तित नहीं होगा, यानी करंट एक ही रहेगा, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय स्पंदन प्रति मिनट कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट जो है वह प्रति मिनट कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 72, यानी 1 मिनट में 72 बार मनुष्य का हृदय धड़केगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मीथेन। मीथेन जो है वह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होती है? हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होती है, यानी कि मोस्ट रिएक्टिविटी किसमें होती है हैलोजन ग्रुप में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो अभिक्रियाशील है वह बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है? वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है? हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी परावैंगनिक किरण। परावैंगनिक किरण का अवशोषण किया जाता है वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा। ओजोन परत जो है वह परावैंगनिक किरणों का अवशोषण करती है, नीचे पृथ्वी पर नहीं आने देती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा निम्नलिखित में से कौन है? सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा निम्नलिखित में से कौन है? हमारे ऑप्शन है ए आम, बी यूकलिप्टस, सी नारियल, डी सुपारी। का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यूकलिप्टस। यूकलिप्टस जो है वह सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का स्रोत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन ए। विटामिन ए का स्रोत गाजर होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जबकि विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिलिकॉन। सिलिकॉन को सौर सेल बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अम्ल का उपयोग सोने और चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है? किस अम्ल का उपयोग सोने और चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है? प्यूरिफिकेशन में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है सोने और चांदी को शुद्ध करने में? बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का जो उपयोग होता है वह सोने और चांदी के शुद्धिकरण में होता है। इसका फॉर्मूला होता है HNO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि प्रतिबिंब आपसे छोटा है, तो दर्पण का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि जब हम दर्पण में देखेंगे तो अपना प्रतिबिंब छोटा देखने के लिए दर्पण उत्तल दर्पण होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश के वर्णों में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? प्रकाश के वर्णों में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम होता है ऑप्शन सी यानी बैगनी का। बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य है सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडल की कौन सी सतह पृथ्वी सतह से सबसे दूर है? वायुमंडल की कौन सी सतह पृथ्वी सतह से सबसे दूर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयन मंडल। आयन मंडल जो है वह पृथ्वी की सतह से सबसे दूर है। वायुमंडल की 5 सतहें पाई जाती है, जिसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल होता है। आयन जिसमें वायुमंडल सबसे दूर की सतह होती है, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। ठीक है, तो आयन मंडल ऑप्शन के अनुसार पृथ्वी की सबसे दूर की सतह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक परमाणु और समस्थानिक के बीच क्या समान नहीं होता है? एक परमाणु और समस्थानिक के बीच क्या समान नहीं होता है, यानी आइडेंटिकल क्या नहीं होता है? समस्थानिक का मतलब होता है आइसोटोप्स। तो समस्थानिक में परमाणु संख्या तो समान होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या समान नहीं होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान संख्या। बाकी परमाणु संख्या, रासायनिक गुण और आवर्त सारणी में स्थान, या तीनों आइडेंटिकल होता है, समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस स्केल पर कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस स्केल पर कितना होता है? हमारे ऑप्शंस हैं 36.9 डिग्री सेल्सियस, 40.5 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस, 82.5 डिग्री सेल्सियस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 36.9 डिग्री सेल्सियस, यानी कि लगभग 37 डिग्री टेम्परेचर होता है हमारे शरीर का, मानव शरीर के एक स्वस्थ शरीर में। ठीक है, एक स्वस्थ शरीर का जो सामान्य ताप होता है वह 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कैल्शियम सल्फेट को। कैल्शियम सल्फेट जो है उसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू ½ H2O। ठीक है, ½ H2O, या कैल्शियम सल्फेट है, इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस प्रक्रिया में लोहे को जस्ते की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है? किस प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन द्वारा लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है, यानी कि लोहे को जस्ता से लेप किया जाता है लोहे पर, इसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी स्थान पर बड़े भूकंप आने की संभावना की भविष्यवाणी करने के लिए भूकंप विज्ञानी निम्नलिखित में से किसको आधार नहीं बनाते हैं? यानी जब किसी स्थान पर भूकंप आता है तो उसकी भविष्यवाणी करने के लिए भूकंप विज्ञानी निम्नलिखित में से किसको आधार नहीं बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रहों की स्थिति। ग्रहों की स्थिति से भूकंप का कोई लेना देना नहीं है, जबकि पृथ्वी में प्लेटों की स्थिति और क्षेत्र में भूकंप का इतिहास का पता होना जरूरी होता है किसी भी जगह के भूकंप के आने की संभावना को समझने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रहों की स्थिति। इसका कोई मतलब नहीं होता है भूकंप के आने या ना आने से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरिक्ष में मानव निर्मित उपग्रहों की गतिविधि को कौन सा नियम निर्धारित करता है? अंतरिक्ष में मानव निर्मित उपग्रहों की गतिविधि को कौन सा नियम निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केपलर का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। यह एक अकार्बनिक पदार्थ है, यानी कि यह कथन जो है गलत है। भोजन जो है अकार्बनिक पदार्थ नहीं है बल्कि कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। भोजन की ऊर्जा तो प्रदान करता ही है, रासायनिक प्रतिक्रियाओं से होकर भी गुजरता है, और यह एक कार्बनिक पदार्थ भी है, जबकि यह एक अकार्बनिक पदार्थ है भोजन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राकृतिक बहुलक क्या कहलाता है? प्राकृतिक बहुलक क्या कहलाता है? प्राकृतिक बहुलक को हम लोग सेल्यूलोज बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अम्ल वर्षा के निम्नलिखित में से क्या कारण हो सकते हैं? अम्ल वर्षा के निम्नलिखित में से क्या कारण हो सकते हैं? हमारे ऑप्शन है ए, धूल के कणों में वृद्धि, बी, कार्बन मोनोऑक्साइड, सी, निचले वायुमंडल में अधिक ओजोन का होना, डी, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। यानी SO2 ज़्यादा बनता है वायुमंडल में तो अम्ल वर्षा होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, नॉर्थ पोल की ओर, तो
क्या प्रभाव पड़ता है गुरुत्वीय त्वरण पर, तो इसका जो मान होता है वह बढ़ जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाहनों के आगे हेडलाइटों में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? वाहनों के आगे हेडलाइटों में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है वाहन के आगे हेडलाइटों में, ठीक है, जबकि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का घटक शरीर में प्रवेश करने वाले संक्रमणों से लड़कर हमारी रक्षा करता है? निम्नलिखित में से कौन सा रक्त घटक शरीर में प्रवेश करने वाले संक्रमणों से लड़कर हमारी रक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्वेत रक्त कणिकाएं। इसको हम WBC भी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पोल्स, ठीक है। तो यह जो होता है श्वेत रक्त कणिकाएं, वह हमारे शरीर में प्रवेश करने वाली जो घटक होते हैं उसको लड़कर संक्रमण से बचाता है हमारे शरीर को, ठीक है। इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।